स्टार्ट करते हैं हम मैथ का सेशन, जो कि हमारा 23/2 की सेकंड शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार का मान पूछा है, क्या होगा। तो यहाँ से 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार, ये ऐसा क्वेश्चन शायद स्टार्टिंग की शिफ्ट में भी था, पूछा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है वो लिखेंगे, यानी कि 5 प्लस कितने के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो बटे में 9, उतने ही 9 लिखने होते हैं। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक, अगर 2 संख्या के ऊपर बार होता तो 2 बार 9। ठीक है, प्लस 3 का 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने ही 9, बस इनको जोड़ना है आपस में, बटे में 9 तो आई गई, और 5 और 3 8। इस बार का मतलब होता है रिपीटेशन, जैसे 0.5 के ऊपर बार है तो इसका मतलब होगा 5 5 5। ठीक है, ये रिपीटेशन होता ही रहेगा, इसको रोकने के लिए हम संख्या के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक विक्रेता ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित किया। तो क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य मान लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो अंकित किया 40% अधिक, मतलब एमपी कितना हो जाएगा यहाँ से 140। ठीक है, यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से हम एस पे निकाल लेंगे, एमपी पे छूट मिलेगी, यानी कि 140 पे कितने की, 30 की, 30% की मिल रही है ना, तो 70/100। अब ये 70 कहाँ से आया, देखो 100 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70%, है ना, तो हम परसेंट में निकाल लें, यानी कि 70%, तो ये हो जाएगा 70/100। यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे दोनों जीरो से, और ये आ जाएगा 98, 14 सत्ते, तो यहाँ से एस पे कितना आ गया 98। तो बताओ, कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी और वो 98 में बेच दी, तो लॉस हुआ ना, यानी कि हानि हुई। हानि हुई कितने की, 2 की। कितने पे होती है हानि, मतलब किस पे होती है, सीपी पे, यानी कि 100 पे गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो गया 2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, 21% अंक प्राप्त हुए और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, 25 नंबर से। ठीक है, 40% अंक मिले और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, 5 नंबर से। तो देखो, अनुत्तीर्ण का मतलब जब कहे कि अनुत्तीर्ण हुआ है तो हमेशा याद रखना कि वो मार्क्स जोड़ने हैं। अनुत्तीर्ण में हमेशा मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, और जब वो कहेगा उत्तीर्ण तो वो मार्क्स हमेशा माइनस होंगे। यहाँ अनुत्तीर्ण कह रहा है, दोनों में अनुत्तीर्ण बोला है, तो ये मार्क्स मैंने जोड़े हैं, जैसे 25 जोड़ा है और ये 5 भी जोड़ा है। मतलब क्यों जोड़े हैं, जैसे मान लो उसको 21% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और वो 25 से फेल हो गया, अगर उसे 25 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और मिल जाने का मतलब क्या है कि वो जुड़ जाते। ठीक है, 25 नंबर जुड़ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, लेकिन वो फेल हो गया। तो हम याद रखना अनुत्तीर्ण में जुड़ेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, जो परसेंट वाले उनको एक तरफ ले जाओ, नंबर वाले उनको एक तरफ लाओ। जैसे यहाँ 25 है, इस 5 को इधर लाएंगे तो ये बराबर में से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उधर प्लस का है। ऐसे 46, अब 21 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 25%। ठीक है, अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20/25। अब बस 20/25, मैक्सिमम पेपर कितने का होता है 100, तो 25 से 25 चौका 100, तो अधिकतम मार्क्स कितने हो गए हमारे 80। ठीक है, बस गुणा 100 से करना है, उसके बाद अधिकतम मार्क्स निकल आएंगे 80। अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, यानी कि अंकित मूल्य एमपी का 1/4 एसपी के 2/3 के बराबर है। याद रखना A/B C/D, जब ये वाली कंडीशन हो तो हमेशा बाहर वालों की गुणा बाहर, अंदर वालों की गुणा अंदर होती है। ठीक है, ऐसे AD/BC। अब यहाँ यही वाली कंडीशन बनेगी, यहाँ से MP/SP का रेशियो निकाल लेंगे हम, तो ये इधर कितना है 2/3, इसको लिख लो, और ये इधर गुणा में है 1/4। ठीक है, जब ये बराबर में से इधर में जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 1/4। अब देखो ये वाली कंडीशन बन गई ना, A/B बटे में C/D 2/3 बटे में 1/4, तो बाहर वालों की गुणा
और अंदर वालों की गुणा, बाहर वालों की गुणा करेंगे हम तो 2 चौक 8, अंदर वालों की करेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ से हमारा क्या एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एमपी कितना आया 8, एसपी कितना आया 3। तो देखो कितने का अंतर है, अंतर है यहाँ 5 का। किस पे निकालेंगे हम, एमपी यानी कि 8 गुणा 100। यहाँ से कितना आया 500/8। जब इससे कटेगा 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40 पॉइंट के बाद, ठीक है 4 बचेगा तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 हट जाएगा 40 हो जाएगा, तो 8 5 40। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दे रखा है 11 से 1/2 प्लस 12 से 1/2 प्लस 13 से 1/2 प्लस 14 से 1/2। ठीक है, इसको हल करना है हमें। तो 11 का गुणा करेंगे 2 में, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ देंगे, ये जो 1 दिया है, ठीक है तो कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23/2 प्लस ऐसे ये 12 चौक सॉरी 12 दूनी 24 प्लस 1 यानी कि 25/2 और ये हो जाएगा 27/2, 14 दूनी 28 और 1 29/2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, क्योंकि सभी में बट्टे नीचे 2 दे रखा है सभी के बट्टे में, ठीक है तो बाहर निकालिए 1/2 कॉमन लेके। अंदर बचा 23, 25, 27 और ये बचा 29। 1/2 गुणा ये हो जाएगा 104, सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 104। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 यानी कि 52। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है कि 8 से विभाज्य नहीं है। क्या कह रहा है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 3 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाज्य हों। ठीक है, तो लास्ट के 3 अंक ये और ये, ठीक है। अब देखो 0 32, यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है तो 32, ठीक है 8 से विभाज्य है या नहीं है, कितनी बार 4 बार। फिर दूसरा नंबर है 968, इसको 2 से डिवाइड करके देखो, सॉरी 8 से, ठीक है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। फिर नीचे है 896, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर है 0 44, यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है तो 44 में 8 का डिवाइड करो, 8 5 40, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40, लेकिन यहाँ क्या आएगा पॉइंट। क्या ये पूरी तरह विभाज्य हुआ, नहीं, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। पॉइंट नहीं आना चाहिए, अगर पॉइंट आ जाता है तो वो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, ठीक है जैसे ये पूरी तरह डिवाइड है, इनमें कहीं पॉइंट नहीं है, तो यही है जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक कितने में 24,000 में, ठीक है दूसरी बाइक कितने में खरीदी 20,000 में, ठीक है पहली बाइक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है तो गुणा 20, ठीक है दूसरी बाइक पे 30% का लाभ हो रहा है तो गुणा 30, परसेंट हटा लो नीचे 100 बढ़ा लो, ठीक है ऐसे यहाँ परसेंट हटा देंगे तो नीचे 100 बढ़ा लेंगे बटे में 100, ठीक है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 दूनी 48, ऐसे 3 दूनी 6 और 3 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक बात, ये 30% की क्या हो रही थी, यहाँ पे 30% की हो रही थी हानि, तो ये आ जाएगा माइनस में। यहाँ 20% का क्या हो रहा था लाभ, तो ये आ जाएगा प्लस में, ठीक है। और हानि का माइनस का मतलब होता है हानि और प्लस का मतलब होता है लाभ। तो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या हुआ, ओवरऑल हमें यहाँ से हुई 1200 की हानि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इसका अनुपात दिया है 7:11, कितना आया, सॉरी 4 आया, बटे में क्या आएगा 11 गुणा 100, ठीक है 400 गुणा 11, इसको डिवाइड करेंगे तो 36.36%, ठीक है तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 120 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है, पानी यानी कि वाटर, दूध मतलब वाटर, दूध मतलब मिल्क, इसका अनुपात कितना दिया है 5:7।
मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, अनुपात कितना करना है, 1:1। ठीक है, देखो वो पानी पूछ रहा है कि पानी मिलाना होगा, लेकिन जब हम पानी मिला रहे हैं तो दूध का रेशियो तो सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ दूध का रेशियो पहले वाले में 7 है, दूसरे में 1 है। इसको समान करने के लिए यहाँ करेंगे 7 से गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा 7:7। ठीक है, यहाँ से देखो पानी पहले कितना था 5, फिर कितना हो गया 7, कितना बढ़ा 2 लीटर। ठीक है, कितना बढ़ा 2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्रण, ये इन दोनों को, ये वाटर और मिल्क का रेशियो, ठीक है, कितना है 7 और 5 12, इसका वैल्यू कितनी दी है 120, तो कितनी बार कटा 10 बार। अब हमसे पानी पूछा कितना मिला है, 2 लीटर मिला है, इसमें गुणा 10 से करेंगे तो ये हो गया 20 लीटर, 20 लीटर। ठीक है, देखो ये 12 कहाँ से आया, 12 मतलब 7 और 5 को जोड़ना है, इन्हीं का तो मिश्रण यूज किया है हमने, दूध और पानी का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और इसकी वैल्यू देखिए, ये दी है 120 लीटर मिश्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ कह रहा है गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, गौरव किससे, शंभू से। देखो ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से इतने दिन कम लगते हैं, मतलब ठीक है 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, यहाँ से देखो गौरव और शंभू यानी कि एस, ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेंगे हम, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का। ठीक है, कार्य क्षमता कितनी आएगी, कह रहा है गौरव किससे, शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी कि अगर हम गौरव की, इसको हटाते हैं यहां से, अगर शंभू किसी काम को एक दिन में मतलब कर पा रहा है तो वो कितने दिन में करेगा, 4 दिन में, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, समय कार्य क्षमता का हमेशा उल्टा होता है, तो ये 1:4 इनका समय आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कि वो यहाँ पे इसने पहली दिन का, मतलब यहाँ पे इसने पहले से ही ये इसका रेशियो वो दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी है कि ये कह रहा है ना कि गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसने पहले दिन की वैल्यू दे दी है, सॉरी इसको दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ से कार्य क्षमता का रेशियो निकाल दिया गौरव और शंभू का, जो कि ये इसने कहा था कि गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है, तो अगर शंभू की का अनुपात 1 है तो गौरव का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हम यहाँ से इनके समय का अनुपात निकाल लेंगे, जो कि इसका अपोजिट होता है, कार्य क्षमता का 1:4 निकल आएगा। ठीक है, अब सेकंड लाइन देखो, गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं, और यहाँ दिन कितने कम लग रहे हैं, यहाँ दिन कम लग रहे हैं 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 67.5। ठीक है, अब यहाँ से एक दिन की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 67.5 अपॉन 3। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो ये कितनी निकल आएगी, यहाँ से ये निकल आएगी यहाँ से 5 6 30, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, और 1 बचेगा, फिर से 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और 6 पंजे 30। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू निकल के आई 22.5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें वर्क निकालना है, टोटल वर्क किसका निकल के आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क निकल के आएगा गौरव का। एफिशिएंसी कितनी, मतलब समय कितना निकल के आया 22.5, इसमें गुणा कर देंगे इसकी कार्य क्षमता यानी कि 4 की, तो टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, फिर टोटल वर्क निकल के आएगा हमारा यहाँ से 90। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा, अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो टोटल वर्क हमें यहाँ से निकल आया, कितना आया 90, और दोनों मिलके करेंगे, एक कर रहा है 4 दिन में, एक कर रहा है 1 दिन में, तो कितना हो गया टोटल दिन 5,
अब 5 से इसको काटना है 90 को, कितनी बार कटेगा? 18। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इतने रुपए को राजा राम और मोहन में के बीच मतलब इस अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ मोहन का हिस्सा पूछा है। कौन कौन है? राजा, राजा, राम और मोहन, ठीक है। तो रेशियो क्या है इनका? 6:7:9, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया हमारा 6:7:9। इनको जोड़ना है और बांटा कितना जाता है, ये वैल्यू हमें यहाँ दी है, ठीक है। ये जोड़ के आ गया हमारा 22। इसकी टोटल वैल्यू हमें कितनी दी है? ये यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ये इससे काटो 2 से, ये 2 8 16, 2 8 16 00, और ये इससे कटेगा 8 बार, यानी कि 800। पूछा किसका था? मोहन का। तो मोहन का कितना था? रेशियो 9 में गुणा कर देंगे हम 800 की, 8 9 72, यानी कि ये आ गया हमारा 7200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ अगर एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हमें ये और ये, यानी कि D1 की वैल्यू दे रखी है 10, D2 की वैल्यू दे रखी है 13। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो 1/2, D1 की वैल्यू 10, D2 की वैल्यू 30, ये इससे 5 बार, और ये आ जाएगा 5 गुणा 30, 150। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन, और इसको बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से 14 - 3 गुणा 7 और डिवाइडेड 4, ठीक है। यहाँ से 7/4, और ये यहाँ एलसीएम लेंगे अब, ठीक है, या फिर इनके गुणा कर लो आप। 14 - 7 × 21/4, 14 चौका 56, 56 - 21/4, और यहाँ से आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यहाँ से 3/4। तो देखो 4 नाम 36 होता है, 4 8 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 4 7 28, और ये 5, तो 8.75 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये 3 संख्या x, y और z का औसत कितना है? 54 है, ठीक है। x, y और z का औसत से 10 अधिक है, ठीक है। x, y और z के औसत से कितना अधिक है? 10 अधिक है, ठीक है। और y जो है वो y और z के औसत से 12 अधिक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा x और z के बीच का अंतर, यानी कि x - z हमसे पूछा है। अब देखो तीनों का क्या दिया है? तीनों का दिया है x + y + z का औसत 54 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? चलो देखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा है कि x का जो औसत है वो y और z के औसत से 10 अधिक है, यानी कि y + z बटे में 2 संख्याएं, इनसे कितना अधिक है? 10 अधिक है, ठीक है, +10। ऐसे ही कह रहा है y का, इनका जो औसत है वो y + z बटे 2, इससे कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन निकल के आई। इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ से इनको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा x + y, और यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ से y + z ही होगा, ठीक है। और यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 22। तो x + y = y + z + 22, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ प्लस का दे रखा है। अगर बराबर में से y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बचा? x इधर, ये इधर पॉजिटिव में, अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये कितना कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में, ठीक है। और बराबर में कितना क्या बचेगा? 22। और हमसे पूछा भी क्या था? x - z की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो कितनी निकल के आई यहाँ से? 22।
अब देखो आप लोगों को यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई जोड़ के x प्लस वाई हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाई प्लस जेड अपॉन टू प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू जोड़ के वाई प्लस जेड कैसे हुआ, तो इसको समझ लो। जिनका मैथ मतलब वीक होगा उनको शायद नहीं समझ में आया हो, जिनका अच्छा है उनको तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ से वाई प्लस जेड को हमें जोड़ना था अपॉन टू, और दूसरा भी क्या है वाई प्लस जेड था अपॉन टू, ठीक है। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों को जोड़ दो। नीचे जब सेम संख्या होती है तो एलसीएम वही आता है जो दे रखी हो, ठीक है। यहाँ पे सेम संख्या दोनों में 2 2 तो एलसीएम 2 ही आएगा। दोनों वाई को जोड़ेंगे तो 2y, दोनों जेड को जोड़ देंगे तो 2z। यहाँ 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लो, बचेगा क्या वाई प्लस जेड। नीचे बट्टे में 2 दे ही रखा था, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या आ गया वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये वाई प्लस जेड यही है, यही मैंने सॉल्व करके बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पी क्यू से 15% कम है, तो 15% की पहले तो फ्रैक्शन देखो 3/20, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू से 15% कम है, यानी कि 20 में से 3 घटा देंगे तो 17/20 है, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल के आई 17/20। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्यू कितना दे रखा है 20, पी कितना दे रखा है 3, तो कितना अधिक है क्यू पी से, तो क्यू पी से अधिक है 3 अधिक है। हमेशा याद रखना इस वाली सिचुएशन में कि बट्टे में क्या आएगा, जिसके पीछे से लगा होता है बट्टे में वो आएगा। पी के पीछे से लग रहा है तो बट्टे में 17 आएगा गुणा 100, तो 300/17 कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34 होता है, तो 17 एकम 17, यहाँ बचा 3, तो ये 7 बार, मतलब यही 17.64 आ जाएगा, ठीक है, परसेंट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये कह रहा है अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है, ठीक है। अविनाश विपिन से, और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम का समय लगता है, ठीक है। ठीक है, अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम अविनाश और विपिन की। तो अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से अधिक मशीन बना सकता है, यानी कि अगर ये 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 11, यानी कि कार्य क्षमता। इससे पहले वाला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है, कार्य क्षमता। तो हम यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय कितना निकल के आएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 1:11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम का समय लगता है। एक बात याद रखना, ये एक यहाँ पे उल्टा क्यों करते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता आप लोग आराम से निकाल लोगे, 1:11 निकल आई। समय हमें इसलिए निकालना है क्योंकि जो 100 वैल्यू दी है ये हमें समय का ही मान तो दिया है। ये कह रहा है ना 100 दिन का समय, तो हमें समय निकाल, जब तक हम समय निकालेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू है। कार्य क्षमता की वैल्यू नहीं है ये, यहाँ पे पता चला कि इसका डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 10 का, और इस 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, 0 से 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क निकल के आएगा हमारा अविनाश यानी कि 11 गुणा 10 कर देंगे तो कितना निकल के आया 110 टोटल वर्क। अब पूछा क्या है कि अलग अलग पूछा है, अविनाश का अलग विपिन का अलग। तो पहले अविनाश का 110 काम को वो 11 की क्षमता से, यानी कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है 11, इससे करेगा तो कितने निकल के आएगा, कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में, कितने दिन में बना लेगा 10 दिन में, ठीक है। ऐसे विपिन का टोटल वर्क कितना 110, विपिन की क्षमता कितनी है 1, तो 110 दिन में, ठीक है, 10 और 110। क्वेश्चन नंबर 17, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 16%, ठीक है। 16% की फ्रैक्शन, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। तो देखो 25:29, 25 पे 4 की ब्याज, तो ये 29/25 हो जाएगा, ठीक है, 29/25। अब यहाँ पे हमें करना है इसका क्यूब, क्योंकि किसने कहा 3 वर्ष के लिए, तो क्यूब कर देंगे, ये आ जाएगा 15,625
इसकी वैल्यू हो जाएगी 24,389। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछिए ब्याज यानी कि इनका अंतर। ब्याज क्या होती है, CI, इनका अंतर होती है। ये हमारा P होता है और ये हमारा अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन। ठीक है। अब यहाँ का अंतर कितना आ जाएगा, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8764। ठीक है। तो इनका अंतर आ जाएगा यानी कि CI आ जाएगा ये 8,764। ठीक है। अब ये 72,000 जो हमें वैल्यू दी है ये है हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 15,625। तो यहाँ से देखो 15,625, इसकी वैल्यू हमें दी है 72,000। एक का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, 72,000 बटे 15,625। हमें ब्याज निकालना है तो हम गुणा करेंगे 8,764 से। ठीक है। आपको ये सॉल्व करनी है कैलकुलेशन, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा यही है 4038.51। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे 24 + 28 + 27 23 + D + E, इनका औसत दिया है हमें 29। टोटल कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। बटे में 6, तो इस 6 का इंटू कर देंगे हम उधर। 24 28 27 23 D + E बराबर हो जाएगा 29 × 6। 29 × 6 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 100, 9 चौक 36, 4 3 6 दूनी 12 और 3 सॉरी 9 चौक 36 नहीं, 6 नाम 54 5, और ये आ जाएगा 17 यानी कि 174। अब इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके कितना आएगा, 24 28 27 23, तो 80 हो गया। 90 100 यानी कि हो गया 102। ठीक है। तो ये हो गया 102 सबको जोड़ के प्लस D + E, और बराबर में दे रखा है 174। तो यहाँ से D + E 174 - 102 कितना आएगा, 174 में से 102 घटाएंगे तो आ गया 72। ठीक है। D + E, यहाँ से हमें औसत तो निकालना ही था, तो D + E 72/2, दो संख्या है ना D + E, तो इसको काट देंगे, क्या आएगा 2 × 6 2 × 12 यानी कि 36। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ये कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1,060 रुपये और 1 वर्ष में 1,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। ठीक है। 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1,060, और 1 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1,000। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना निकल के आएगा, 2.5 में से गया तो 1.5 वर्ष में कितना 60। ठीक है। यहाँ से हम एक साल की ब्याज निकालेंगे, तो ये 60/1.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 600/15, 15 चौका 60 यानी कि आ गई 40। ये क्या आई है, यहाँ से ये आई है हमारी ब्याज। एक साल का ब्याज कितना आया हमारा 40। ठीक है। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल मतलब हमें चाहिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है। तो हम यहाँ से मूलधन जो निकालेंगे, देखो ये कह रहा है ना 1 वर्ष में 1,000 रुपये हो जाती है, यानी कि हमें मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कितना दिया है हमें, मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया है हमें 1,000 रुपये। तो जो
फॉर्मूला होता है वो ये होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर P प्लस SI यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए मूलधन। तो मूलधन को देखो यहाँ से देखो मूलधन, यहाँ पे A को ये रखो, ये प्लस में इधर SI, इधर लाके हम माइनस में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से निकल आया हमारा P और हमें P निकालना है यानी कि हमें मूलधन निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट कितना दिया है 1000, 1000 लिखो। SI कितना आया, हमने एक वर्ष का निकाल लिया, कितना आया 40 और यहाँ से P की वैल्यू लगाएगी तो कितना आ गया ये 960। 960 हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आया है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट यानी कि R। तो यहाँ से देखिए रेट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको दर बराबर ब्याज गुणा 100 नीचे मूलधन गुणा समय। ब्याज हमने निकाल ही लिया, कितना निकल गया एक साल का 40 गुणा 100, मूलधन भी हमने निकाल लिया, कितना निकल गया है 960। समय हमारे पास यही है, कितना लिया था हमने समय 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ से काट दो, 0 से 0, 9 से ये सॉरी 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 100/24। तो इसे काटेंगे इससे तो आएगा 4.17%। देखो इसमें क्या था, कुछ नहीं था, पहले हमें दिया 2.5 वर्ष का मिश्र वो हाँ 2.5 वर्ष का दिया मिश्रधन, ठीक है। फिर 1 वर्ष का दिया, यहाँ से हमने इनका डिफरेंस निकाला, ये निकल गया है 1.5 और यहाँ से निकल गया है 60, ठीक है। यहाँ से हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, वो कितना निकल गया है 40, ठीक है। साधारण ब्याज पे एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये हो जाती है। का मतलब होता है कि वो हमें मिश्रधन दे रहा है यानी कि अमाउंट। तो 1 साल का हमने निकाल लिया ब्याज, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्यों चाहिए, देखो ये कह नहीं रहा ना, फॉर्मूले में कह रहा है कि हमें मूलधन चाहिए, इसलिए हमें प्रिंसिपल चाहिए था। तो एक फॉर्मूला होता है मिश्रधन का, ए मतलब मिश्रधन, ठीक है, और पी मतलब मूलधन। और ये तो तुम्हें पता ही है ऐसा ही क्या होती है ब्याज। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, फिर ए को ऐसे रहने दिया, ऐसा एक उधर ले आए, उधर प्लस में था तो माइनस में, बराबर P। अब मूलधन सॉरी बार बार मूलधन बोल रही हूँ, यानी कि मिश्रधन ये आपको दे ही रखा है कितना 1000 रुपये, कितने साल का दिया है 1 साल का। अब हमें सारी वैल्यू 1 साल की चाहिए, ठीक है। 1 साल का मिश्रधन दिया है 1000, 1 साल का ब्याज हमने निकाल लिया 40, इसमें से माइनस कर देंगे 960, क्या आ गया हमारा मूलधन। अब इस फॉर्मूले में लगाना है ब्याज, ब्याज कितनी आई हमारी 40 गुणा 100, मूलधन कितना आया 960। और समय कितना लिया है हमने, समय देखो 1 वर्ष यूज किया है, यहाँ पे भी 1 वर्ष और यहाँ पे भी 1 वर्ष, तो 1 लिख देंगे, बाकी इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है, यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी कितने 6 गुना समय में तय की जाती है, तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से स्पीड नहीं, पहले हम यहाँ से डिस्टेंस यू करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड और टी यानी कि टाइम। डिस्टेंस दूरी, स्पीड क्या होती है हमारी चाल, और टी मतलब समय, ठीक है। जब ये कह रहा है एक निश्चित और एक निश्चित, मतलब एक निश्चित की बात हो रही हो तो दूरी हम मान लेंगे 1 है, चाल भी हम मान लेंगे 1 है और समय भी हम मान लेंगे 1 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी, इस दूरी की मतलब ये जो एक दूरी है इसकी दोगुनी दूरी यानी कि 2 6 गुना समय में तय की जाती है। कितने समय में कह रहा है 6 गुना समय, तो समय कितना 6 गुना, ठीक 6 गुना समय में तय की जाती है। तो दोनों चालों का अनुपात, एक चाल तो हमने मान ली 1 है, दूसरी चाल हमें निकालनी है, क्या निकालनी है हमें स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होती है हमारी d/t। चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है, स्पीड हमारी क्या है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है हमें 2, और चाल कितनी दे रखी है हमें सॉरी समय कितना दे रखा है हमें 6। तो यहाँ से इसको काटेंगे, कितना निकल के आया 1/3, 2 एकम 2 और ये 2 दिया 6, ठीक है। लेकिन हमसे रेशियो पूछा है दोनों चाल का, पहली चाल और दूसरी चाल, ये क्या है हमारी चाल।
पहली चाल कितनी दे रखी है हमें 1, दूसरी चाल हमें कितनी दे दी 1/3। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बटे में 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो 3 और 1 का 1 में करेंगे तो 1। तो चाल का अनुपात कितना निकल के आया, चाल का अनुपात निकल के आया 3:1। इस चीज को ध्यान रखना, जब बटे में अनुपात रेशियो दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।